3rd July parliamentary panel has been meeting has been called by parliament. एक रूटीन बैठक है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तो 3 जुलाई की जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज़ रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। तो ये मेनली जो 11th लॉ कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है, कंसल्टेशन पेपर जो है, उस पर विचार करने के लिए वो कमेटी की बैठक बनाई गई। So some political parties have not made their stand clear. Also, some Congress leaders are saying that विरोध भी कर रहे हैं पॉलिटिकल वो एक अलग विषय, देखिए इसका कोई कमेटी से मतलब नहीं है, दो अलग अलग विषय है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। बाकी इस कमेटी की बैठक का अलग अलग दलों के से कोई संबंध नहीं। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई अगर आप पूछिएगा तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है और उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से क्या जो डिस्कशन हो रहा है उस पर वो अफेक्ट करेगा, उसके ड्रॉबैक्स या मेरिट्स का? इस कमेटी से उसका कोई बाकी चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। ये कमेटी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं और वो लोग फिर अपनी अपनी बात बोलेंगे, जिसका जो मत होगा। कौन क्या बोलेगा ये तो उस कमेटी की बैठक में मालूम पड़ेगा। तो अभी जो बैठक हो रही उसका पर्पस केवल इतना ही। सर, 21st लॉ कमीशन 2018 में बोली थी कि इसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। क्या अब इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाला है, एक साल पहले, अब क्या देखिए मैं चेयरमैन के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कमेटी की मीटिंग्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है और इसलिए उसके बारे में मैं कोई अलग से बोल सकता हूँ, लेकिन एज ए कमेटी चेयरमैन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, नीतीश कुमार आनंद फानन में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है अमित शाह से डर गए क्या? नहीं, डरे हुए हैं, इसीलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक तो 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यू तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी। तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। तो इसलिए 13 साल तो उन्होंने विधायकों को ना समय दिया, ना मिले, ना कोई बातचीत की। अब अंतिम समय में उनको विधायक याद आ रहे हैं। तो इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या होगा। इस पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दल को कौन चलाएगा? ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं। तो नीतीश कुमार के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। और जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, तो फिर तो कोई जो जनता दल के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी का नेता हो, और वो भी तेजस्वी यादव हो, लालू का बेटा हो, जिसके नाम से बिहार को डरते हैं, घबराते हैं। तो इसको कोई जदयू का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उस भगदड़ को रोकने के लिए ये सारी कवायद उनकी चल रही है। अच्छा, राज्यपाल से आपकी मुलाकात और थी? दूसरा ये कि कल जो है, जो कल अमित शाह जी का भाषण हुआ मुंगेर के अंदर, उस पर जो सवाल उठा रहे हैं जदयू के लोग, राजद के लोग, ललन जी, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी का एक अदना कार्यकर्ता पर्याप्त है। कमल का चिन्ह लेकर जो मैदान में आ जाएगा वो ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा में हरा देगा। और जहाँ तक मुंगेर और बिहार को मदद की बात है, तो 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की केवल सड़कों के क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है। ललन जी केवल बताएं कि ये बख्तियारपुर, मोकामा, सिमरिया, खगड़िया जो 4 लेन बन रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र में है, क्या वो केंद्र के कारण नहीं बन रहा है? बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, क्या ये केंद्र की मदद से स्थापित नहीं हो रहे हैं?
अब बगल में मोकामा के अंदर जो राजेंद्र सेतु है, ये जो पुल बन रहा है यह केंद्र की सौगात नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, फिर वो चाहे बरौनी का खाद कारखाना हो, 8,000 करोड़ की लागत से खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया। ये तो ललन जी के पुराने चुनाव क्षेत्र बेगूसराय का हिस्सा है। तो इन लोगों ने टीन का चश्मा लगा रखा है, इनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा, बिहार में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तो इतना काम हो रहा है बिहार के अंदर, तो भले ही ललन जी को दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि बिहार में किस प्रकार विकास का काम हो रहा है। आपकी राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मिले, तो कोई सियासी तूफान तो नहीं आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन, रिलीजियस और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया का, क्या इम्प्लीमेंटेशन विल बी इम्प्लीमेंटेशन इशू ऑफ यूसीसी कीपिंग इन माइंड ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी? ये तो देखिए संविधान में लिखा है, संविधान का जो सेक्शन 44 है उसी में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। शाहबानो के मामले में, सरला मुदगल के मामले में आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसके बावजूद भी तो क्रिमिनल लॉ एक है ना। हत्या के मामले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। तो वैसे ही अगर एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, बहुपत्नी नहीं होनी चाहिए, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या संबंध है? अगर डाइवोर्स के बाद अगर तलाक हो जाता है और तलाक का कानून समान होना चाहिए, इसमें कहाँ कोई बाधा है? या अगर किसी महिला का तलाक हो गया तो उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई डाइवर्सिटी आड़े आ रही है? ये जो फैमिली लॉ है, आपका तरीका अलग अलग रहेगा। कोई पंडित करेगा, कोई आर्य समाजी तरीके से होगा, कोई काजी जो है वो निकाह कराएगा, कोई चर्च में कराएगा, उस पर कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन विषय ये है कि क्या एक पुरुष की एक पत्नी होगी या एक से ज़्यादा पत्नी होगी? तलाक का एक कॉमन कोई तरीका होगा तलाक देने का, कोई 3 तलाक बोलकर और ख़त्म नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मेंटेनेंस के बारे में अगर एक तरह की व्यवस्था होगी कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एडॉप्शन के बारे में, और ख़ास करके लड़कियों के साथ जिसमें भेदभाव है, जैसे कई लॉ के अंदर लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है, परिवार को एडॉप्शन का अधिकार नहीं है, तो सक्सेशन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में एक समान कानून बने, यही तो समान आचार संहिता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को ख़त्म कर दिए जाएंगे। भाई आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक पुरुष 4 विवाह नहीं कर सकता है, तो अगर किसी धर्म का कानून कहता है कि 4 विवाह कर सकता है, तो क्या आज के ज़माने में उचित होगा? तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे दर्जन मामलों में ये कहा कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। या फिर जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग आयोग ने इस बात की अनुशंसा की है। और जो 21st जो कमीशन है, लॉ कमीशन, उसने भी ये नहीं कहा कि ये लागू नहीं होना चाहिए, उसके अलग प्रकार के सुझाव हैं। तो इसलिए इस पर मतभिन्नता हो सकती है लोगों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन ऑर्डर हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर है, 2023 का ऑर्डर है कि अब तक क्यों देर हो रही, क्यों नहीं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो हम तो जो संविधान में लिखा है उसी को लागू करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है।